नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूँ अतीशा और आप सबका अपने व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। ये व्लॉग नहीं होने वाला, ये एक इन्फॉर्मेशन होने वाली है और आगे आपको व्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरे भाई की शादी थी 2 दिसंबर की और 30 नवंबर से सारे फंक्शन स्टार्ट थे। मेरे जो फूफा जी, मेरे सबसे बड़े फूफा जी हैं जो कि सतना में ही रहते हैं। मेरी बुआ बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी और उसके बाद फूफा जी ही थे। आप लोग ने बहुत व्लॉग में बहुत देखा भी होगा उनको। और उनके जो बच्चे थे राजन दादा और रानी दीदी, राम भैया और रचना दीदी, वो दोनों उनके बच्चे हैं। और अभी आप छोटू गुल्लू को भी देखते होंगे व्लॉग में, तो वो राम भैया का ही बेटा है। तो हम सारे साथ में ही रहते हैं हमेशा से। तो बुआ के जाने के बाद भी फूफा जी और दीदी भैया भाभी सब यहीं रहते थे। सतना में हमारा घर बहुत आसपास में है, शुरू से ही हम साथ में रहे हैं। और अभी रिसेंटली फूफा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पहले मतलब उनको कैंसर था। काफ़ी साल पहले से, जब मेरी बुआ थी तब से उनको कैंसर था। और बुआ उनको लेके गई थी बनारस, जब उन्हें पता चला कि कैंसर है, और वो तुरंत बनारस लेके गए थे और बनारस का ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो बहुत ठीक थे और बनारस के जो डॉक्टर थे बीएचयू के, उन्होंने बहुत अच्छी मेडिसिन भी दी थी। तो फूफा जी को इतने सालों से बहुत दवा काम कर रही थी उनके लिए। लेकिन हमारे तरफ से गलती ये हुई थी कि फूफा जी खुद को दिखाने एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गए थे। कि पिछले 10 सालों से 12 सालों से उन्होंने एक बार भी डॉक्टर के पास विज़िट नहीं किया है जहाँ पे उन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट कराया था। तो सतना के डॉक्टर के साथ वो टच में थे, कंसल्ट करते रहते थे। लेकिन जहाँ पे बनारस में उनका ट्रीटमेंट हुआ था वहाँ पे उन्होंने कोई भी कंसल्टेशन नहीं की थी डॉक्टर से। और 12 साल बाद उस हॉस्पिटल गए थे भैया और भाभी, उन्हें लेकर के गए थे। तो अभी फूफा जी की हालत कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। एक तो उनको शुगर भी था, फिर बीपी भी, एंड देन अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उनको। तो जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थोड़ा, तो भैया और भाभी उनको बनारस दोबारा लेकर के गए। और वहाँ पे कम से कम भी 15-18 दिन रुके रहे हॉस्पिटल में, उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी और फूफा जी खुद जान गए थे कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं होने वाली है। इन डिटेल में आप लोग को नहीं बता पाऊँगी कि उनको क्या हुआ था। मैं डिस्क्लोज़ भी नहीं करना चाहती कि किस रीज़न से ये सब हुआ। ना ही किसी डॉक्टर का नाम लूँगी, ना ही कोई हॉस्पिटल का नाम लूँगी इसमें। तो जब ट्रीटमेंट बनारस में चल रहा था उस टाइम पे फूफा जी ने ट्रीटमेंट के टाइम पे दवाइयाँ, खाना वगैरह सब छोड़ दिया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मतलब मुझे सतना वापस ले चलो, मैं ठीक नहीं, मैं वहाँ ठीक हो जाऊँगा, ये डॉक्टर सिर्फ पैसे ले रहे हैं और मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं नहीं होऊंगा, वो ये सब बोल रहे थे। तो भैया भाभी ने सबके घर वालों की, बड़ों की सलाह लेते हुए फूफा जी को सतना वापस लेकर के आए और सतना में हम उनको एडमिट कर दिए। सतना में जब वो आए तो 2-3 दिन वो 2 दिन वो घर पे ही थे। पर फिर जो मेरी छोटी बुआ है जो बांदा में रहते हैं, बांदा यूपी में आता है, तो वो वहाँ से फूफा जी को देखने आए, छोटी बुआ और शुभांगी दीदी लोग। तो उस दिन बुआ ने ज़बरदस्ती फूफा जी को हॉस्पिटल लेकर के गए कि हॉस्पिटल चलना है। और कोइंसिडेंट ऐसा था ना कि जो चीज़ मेरी बुआ को हुई थी, सेम वही चीज़ फूफा जी को भी हुई। सेम सेम डेथ, सेम बीमारी, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम था। जैसे बुआ की डेथ हुई थी, सेम वैसे ही फूफा जी की डेथ डेथ हुई। अब ये भगवान का ही लिखा है सब। तो उनको लेकर के हम लोग, आई मीन बुआ लोग, सब लोग, फिर वो घर में पापा लोग, बड़े पापा लोग, सब लोग लेकर के फूफा जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया। क्योंकि वो बुआ की बात, जो मेरी छोटी बुआ है उनकी बात वो काफ़ी मानते हैं, उनको वो बहन जैसे मानते थे। वो बुआ, छोटी बुआ जो है वो राखी भी मानती है मेरे फूफा जी को। तो है तो वो उनके जीजा जी रिश्ते में, पर वो बहुत ज़्यादा मानते थे। तो
वो लेकर के गई। और फूफा जी 2-3 दिन नहीं, कम से कम 4-5 दिन तो एडमिट ही थे। तो 2 दिसंबर की मेरे बड़े भैया की शादी थी, और 30 नवंबर से पूरे फंक्शन स्टार्ट थे। 30 को तेल वगैरह जो चढ़ता है घर पे, जो सारे फंक्शन होते हैं वो थे। एक को हल्दी मेहंदी थी, देन 2 को पूरी मॉर्निंग में तिलक था, इवनिंग में शादी थी। तो वो सारा कुछ प्लान था, संगीत भी था एक को। सब कुछ चल रहा था। और फूफा जी की तबीयत अचानक से ख़राब होने की वजह से सब कुछ ढीला हो गया। बट 29 को मैं यहाँ से गुड़गांव से निकली, तो 28 को मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फूफा जी बेटर हैं और बेटर फील कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, वो शादी में भी जाएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। कुछ लोगों से कुछ वो मिलना भी चाहते थे। तो वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ जाऊँगा, इसको देखूँ उसको देखूँगा करके, वो बेटर फील कर रहे थे। तो 28 को मुझे मेरी बहन अर्पिता की कॉल आती है, और वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा था, आज फूफा जी ने ऐसा बोला करके। तो सबको एक उम्मीद गई थी कि वो ठीक हो जाएंगे। तो हम सब बहुत खुश थे कि वो बेटर फील करेंगे, वो हिम्मत करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। बट इंटरनली चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनके लिए, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाते। अंदर की चीज़ें एकदम डैमेज हो चुकी थी सारी। और फिर 29 को मैं यहाँ से ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में, और 29 की रात को ही मुझे ट्रेन में ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि फूफा जी की डेथ हो गई। और उस टाइम पे हम सब में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 29 की रात को ऐसा हुआ, और 30 से सब फंक्शंस थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करे, शादी पोस्टपोन करे या शादी करे, क्योंकि सारे पैसे सब कुछ, वेंडर्स, वेन्यू जो भी था, केटरिंग, सब कुछ, सारा कुछ पैसा चला गया था, और वो वापस नहीं आने वाला था। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। और एक तरफ से ये भी था कि शादी एक ही बार होनी है भाई की, और शादी एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है किसी की भी लाइफ की। और जो एकदम से ये चीज़ हुई ना, ये भी बहुत डिफरेंट था सब कुछ। और ना फिर मैं घर पहुंची रात को, ट्रेन मेरी 3 बजे के अराउंड। सब लोग घर पे ही थे, बस कुछ बड़े पापा और राजन दादा और फूफा जी के बड़े भाई लोग, वो सब लोग गए थे उनको प्रयागराज सब कुछ करने, उनको ले गए थे। मैं तो देख भी नहीं पाई थी आखिरी में। पर जैसे मैं पहुंची सब घर पे थे, दादी मम्मी सब लोग बहुत रो रहे थे। और एक चीज़ दादी ने बोली मेरी कि जैसे ना फूफा जी लास्ट लास्ट में सबको पहचानना भूलने लगे थे, पर घर वालों को वो नहीं भूले थे। तो जैसे मेरी बहन जाती थी, मेरी मम्मी लोग तो हमेशा घूंघट करे थे, उनसे करे होते थे, तब भी वो पहचान गए थे मम्मी को, सबको पहचान जाते थे। और जब दादी गई थी मेरी मिलने उनसे हॉस्पिटल, तो उन्होंने पूछा था कि गुड़िया और छोटू नहीं आए, ऐसे करके। तो ना ऐसा, हम लोग भी फूफा जी से ना क्लोज बहुत बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हर डिसीजन में पापा लोग उन्हीं का डिसीजन लेते थे, हर एक चीज़ में उनका डिसीजन सबसे पहले होता था हमेशा। बहुत ज़्यादा मानते थे पापा लोग उन्हें, कि जीजा जी ने बोलना है, जीजा जी से पूछो, जीजा जी ऐसा, जीजा जी वैसा। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी उनकी हमारे घर में, हमेशा से हमेशा से। तो जब फूफा जी ने ऐसे बोला, दादी ने बताया कि ऐसे पूछा है, तो मुझे ये था कि उन्हें याद था। हो सकता है क्योंकि मम्मी हमारे साथ यहाँ रहती, मम्मी पहले चले गए थे, तो हो सकता है उन्होंने जब मम्मी को देखा तो उनके माइंड में आया होगा कि मैं और छोटू मतलब मेरा भाई
नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरा भाई और मैं और मम्मी सब यहाँ रहते, तो उनको वो याद था। तो बस आप लोग के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था वेडिंग टाइम पे ही। और आपको वेडिंग व्लॉग्स में तो सब कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। हमने कोशिश करी है कि हम अपने भाई के लिए उसकी शादी यादगार बना सके। हम सब ने अपने मन को मार के अंदर अंदर सब कुछ रह के ऊपर ऊपर बहुत हंस के सब कुछ करके हमने उसके सारे फंक्शंस अच्छे से किए, क्योंकि उसके लिए भी ये लाइफ में एक ही बार होना था शादी, और वो भी उसके लिए यादगार होनी चाहिए थी। बट हाँ, हमने जैसे हम सोचे थे कि हम वेडिंग संगीत की सबकी प्रिपरेशन की थी, सबने परफॉर्म, सॉरी एवरीबॉडी, बीच में ना कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं बता रही थी कि हमने अपने भाई की शादी के लिए बहुत कुछ सोचा था, बट हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। हमने कोशिश करी कि हम उसकी शादी को यादगार बना सके, क्योंकि ये शादी जो होती है हर किसी की लाइफ में एक ही बार आती है और बहुत स्पेशल होती है। तो हमने कोशिश करी है, बट हमने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं किया। जैसे संगीत प्लान था, सब ढोल बाजे, कुछ भी नहीं किया हमने घर पे, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बारात में हमने डेफ़िनेटली, हम बारात लेकर के गए थे, तो हमने वहाँ पे ढोल बाजा सब कुछ किया था। लेकिन यहाँ पे जो घर पे फंक्शंस थे जितने भी, उसमें कहीं भी हमने ढोल वोल नहीं, कुछ भी नहीं किया था। तो हमने अपनी तरफ से ये कोशिश करी थी कि हम उसकी वेडिंग को यादगार बना सके उसके लिए, क्योंकि जब इंसान बाद में लाइफ में कभी आगे अपनी वीडियोस देखता है, कुछ देखता है, तो वही मेमोरीज होती है उसके पास उसकी शादी की। बट एक तरफ घर पे इतना ज़्यादा दुख था कि हम सब वो चीज़ें भी मैनेज नहीं नहीं लाइक सब चीज़ साथ में मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो बहुत मुश्किल दौर था हम सब के लिए, एक तरफ दुख तो एक तरफ खुशी, दोनों चीज़ को कैसे बैलेंस करें ये हमारे घर वाले ही समझ सकते थे उस टाइम पे, और समझे हैं कैसे उन्होंने सबने निकाला है चीज़ों को, बिना फेस पे कोई शिकन आए, बिना आँखों में आंसू लाए। सब ने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करने की कोशिश करी है। और भैया और भाभी, जो मेरे राजन दादा और भाभी हैं, वो तो शादी में भी नहीं आ पाए थे। वो कहीं भी नहीं आ पाए थे, लेकिन जो उनका बेटू है ना वेद, जो गुल्लू जिसको आप देखते होंगे मेरे हमारे ब्लॉग्स में, वो उसको हम हर फंक्शंस में लेकर के आए थे, ताकि एटलीस्ट उसकी पिक्चर्स हो भाई के साथ, क्योंकि उसे तो नहीं पता। और पता है वो ना जब गाड़ी खेलता है ना, तो उसके पास गाड़ी है, तो वो फूफा जी के साथ ही खेला करता था। तो फूफा जी तो ना, वो जब अभी भी गाड़ी खेलता है ना, तो ऐसे बोलता है, बाबा बाबा गाड़ी, ऐसे बोलता है। तो ऑब्वियसली वो बहुत छोटा है, अभी 2 साल का भी नहीं है, उसे नहीं पता है चीज़ें, बट वो मिस करता है। क्योंकि ना फंक्शन में जब इंगेजमेंट नहीं, जब तिलक का फंक्शन था सुबह, तो वो गया था ना, तो ना उसने एक वहाँ पे कोई अंकल को देखा, वो चश्मा लगा के बैठे हुए थे, और उसने बहुत दूर से देखा उनको, तो वो बहुत दूर से उनको बोलता है, बाबा, ऐसे करके। तो उस टाइम पे शादी में पता नहीं चलता रहे, ये सब चीज़ें नहीं पता चल पा रही थी, महसूस नहीं हो पाई थी, पर वो जब ऐसे बोल रहा था ना, तो फील हो रहा था। तो बस मैं आप सबको यही बताना चाहती थी कि इतना सब कुछ हमारे घर पे हो गया है और हुआ था। तो वेडिंग व्लॉग्स भी जो आएंगे वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, हमें करना ही है। पर वो इतने डिटेलिंग के साथ नहीं बनाए हैं। जो जो भी क्लिप्स बनाई हैं वो सब हम ऐड कर देंगे, मैं ऐड कर दूँगी अपने ब्लॉग में, अर्पिता के ब्लॉग में भी आएंगे। तो जितना ज़्यादा हम आप सबको एंटरटेन कर पाएँ, उतनी हम क्लिप्स ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे। पर अगर कोई गलती हो जाए उस बीच में, कोई क्लिप्स आपको ना देखने को मिले जो आप चाहते थे, तो उसके लिए हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि आई होप आप सब हमारी कंडीशन समझ सकते हैं और जो हमारे घर पे चल रहा है और उस वक्त चल रहा था।
सो बस थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हर एक समय, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, लेकिन आप सब हमसे जुड़े हो तो आप सब जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है, तो इसलिए हम मेन मेन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं, पर इन डिटेल हम नहीं बता पाते क्योंकि कुछ चीज़ें इस कैमरे के पीछे भी हो रही होती है, वो बहुत पर्सनल होती हैं जो हम आप सबके साथ नहीं दिखाते हैं और ना ही हम सोचते हैं कि दिखाना चाहिए। जितना हम आप सबको दिखाते हैं वो आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए होता है और आप हमसे जुड़े रहे, जानते रहे कि क्या लाइफ में चल रहा है बस। बाकी बहुत कुछ इससे पीछे भी हो रहा होता है हमारी पर्सनल लाइफ में जो हम पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके बाद आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे और देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और अपनों का ध्यान रखिए, अपनों के साथ टाइम बिताइए जितना ज़्यादा हो सकता है उतना। और मैं आप सबसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। बाय।